कितनी एज में स्टार्ट करते हैं? 6। अभी देख। गुड इवनिंग सभी को। तो अपने बात कर रहे थे सिल्कवर्म के बारे में। उससे पहले हनी बी पढ़ी थी, तो हनी बी की एक्सरसाइज शीट में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। लाओ आपका 2 क्वेश्चन के। कौन से नंबर क्वेश्चन है ये? अप टू विच एज रॉयल जेली इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी वर्कर्स। हाँ, तो इसमें ऑप्शन क्लोज 15 ही जाएगा ना। वैसे 12 लिखा था आपने। हाँ, तो 12 के पास में अपने 15 डेज रहेगा। ठीक है, अप टू 15 डेज। अप टू पूछा ना कि कितने दिन तक। इन इंडियन मोर हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच बी। इंडियन इंडिया है, इंडियन नहीं होगा ना। इन इंडिया मोर हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच बी। ये इटालियन भी होगा। आंसर की गलत है। हाँ, वो सही कर लेना, इटालियन भी रहेगा इसमें ना। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द सेल। सेल का साइज पूछा, तो ये तो बताया था मैंने आपको। क्वीन होगा, फिर ड्रोन होगा, फिर वर्कर होगा। 4th ऑप्शन सही होगा। असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना ये। हाँ, असेंडिंग मतलब बढ़ते में पूछ रहा है ये, तो वर्कर्स, ड्रोन और क्वीन होगा। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 259 2 बता रखा है। टू 259 का 1 बता रखा है इसमें। इसको हाँ, असेंडिंग पूछा है ना। ठीक है, सही है, सही है। 1 नंबर सही होगा, बिल्कुल सही है। और अनीबी में किसी को कोई दिक्कत आंसर की? बी वेनम थ्योरी क्या है? बी वेनम थ्योरी थ्योरी क्या है? थ्योरी तो कहीं लिखा ही नहीं। हाँ, कहाँ दे रखा है? ऐसा दे रखा है बी वेनम थ्योरी का कोई? हाँ, आ जाइए। कौन सा नंबर क्वेश्चन है भैया ये? कहाँ है ऐसा क्वेश्चन? इसमें तो नहीं है शीट में। किसके अंदर है? 281। Which of the following book are authored by Carl von Frinch? Dance, Language and Orientation of Bee, Bee Their Vision, Chemical Sense and Language, और all of these। सही तो है ये। इसमें थ्योरी का है। इसमें 281 का आंसर गलत जा रहा है ना, इसको सही कर लेना।
281 में ऑल ऑफ दीज होगा, सभी कार्ल वॉन फ्रिंज की लिखी हुई बुक्स है ये, ऑल ऑफ दीज होगा इसका ना। हाँ ठीक है, 281 का सही है। 257 एंड 256, 257 और 6, ये तो ड्रोन के सेल का साइज, ये कॉनकेव होगा ना इसके अंदर, तो कल बताया था ना मैंने आपको, फ्लैट होगा ना एक का। वर्कर्स और क्वीन के जो होते हैं वो तो फ्लैट होते हैं ना। 256 7 फ्लैट के पाएगा ना। तो 56 का आंसर जा रहा है अपने, क्या दे रखा है इसके अंदर, 2 नंबर सही दे रखा है, कॉन्वेक्स रहेगा, उभरा हुआ होता है ना, उठा हुआ। 256 के अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही है, और 257 में 3 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। सेल मैंने आपको बताया था, क्या दे रखा था, केप ऑफ द ड्रोन सेल, मतलब सेल का मतलब यहाँ पर कोष्टक से है, जो छत्ते के अंदर जो कोष्टक बने होते हैं हेक्सागोनल शेप के कोष्टक होते हैं, उनके ऊपर कैप लगी होती है, ढक्कन लगा होता है। अब उनके अंदर कौन सा इंसेक्ट है, ड्रोन है, क्वीन है, वर्कर है, उनके हिसाब से उनके ऊपर जो अपने कैप लगा होता है वो अलग अलग टाइप का होता है ना। अगर उठा हुआ कॉन्वेक्स शेप का होगा तो वो अपने किसकी शेल होगी, ड्रोन की होगी। अगर फ्लैट होगा तो किसकी होगी, क्वीन या वर्कर्स की होगी। तो इस प्रकार से वो कैप आपको याद रखने कौन से किस टाइप के कैप होते हैं। और इसके अंदर किसी को कोई डाउट, हनी बी की एक्सरसाइज शीट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये अपने 246 247 इस टाइप के क्वेश्चन है। जो 246 वाला जो पैरेलल कॉम बनाता है, वर्टिकल कॉम बनाता है ना, ये दो दो स्पीशीज है, एक एपिस डोर्साटा और फ्लोरिया। इन दोनों के अपने एक जैसे कॉम होते हैं, सिंगल वर्टिकल कॉम होते हैं, और मेलीफेरा और इंडिका के एक जैसे कॉम यानी पैरेलल कॉम होते हैं इनके। कैमरे की क्या समस्या हो गई, बुलाना उनको एक बार।
हनी वेनम होता है, उसका यूज किसके ट्रीटमेंट में लेते हैं? तो ये अपने पेन ऑफ जॉइंट्स यानी अर्थराइटिस में काम आता है। तुम हटा के कैमरे का ये कैसे होगा? हो गया, ठीक है। समझ में तो कुछ नहीं है मेरे। आपके मेजर टेस्ट का शेड्यूल आ गया? नहीं आ गया। सर, कितनी तारीख को? दिवाली बाद होगा। हाँ बट दिवाली और डेट क्या है? 30 सर बता दो सर, 30 देखना पड़ेगा ना। दूसरा फिर घर पे किताब को भी ये बताएंगे। 26 तारीख को है ना? 26 को मेजर टेस्ट है, सब सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। सर टाइमिंग क्या है टेस्ट का? टाइमिंग जो डेली होता है वही। सर पहले 4 से 6 होता था, फिर 8 से 10 होने लग गया। अब 8 से 10 ही होगा, बाकी चेंज होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो अपने 20 क्वेश्चन ही आएंगे। और इसके लिए जिन बच्चों ने क्लासेस कंप्लीट नहीं की वो नोट्स ले जाना, नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये थ्योरी की जो भी अपने पढ़ी है, थ्योरी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसको पढ़ लेना ढंग से। कल शाम को। अभी कुछ छोटा मोटा करेक्शन है तो करके कल आपको मिल जाएंगे। ये तो लिखना है, क्लास में करवा रहा हूँ वो तो लिखना है, लेकिन जो नोट्स मिल गए अब पीछे का है उसको बार बार लिखने की कहाँ जरूरत है, फिर नोट्स मिल जाएंगे। वो कहाँ से लिखोगे? वो लिखता भी कौन है? कोई लिखता भी तो नहीं, इसीलिए तो नोट्स दे रहे हैं। नहीं, उसके अंदर आपको वो थ्योरेटिकल नोट्स है, वो क्लास के नोट्स को मॉडिफाई किया गया है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो उसकी थ्योरी लिखी हुई है ताकि वहाँ से आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो वो थोड़े लेंदी नोट्स है, लेकिन उनको पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छे नोट्स है। किसको? सेम ही है, कंटेंट यही है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। मतलब ये कंटेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें। उसको ढंग से पढ़ लेना। दिवाली के अंदर जिस भी बच्चे ने अपने कंप्लीट नहीं की पीछे की क्लासेस, वो उसको पढ़ना, और उसमें कुछ नहीं समझ में आए वो फिर क्लासेस देख लेना उस टॉपिक की। लेकिन वो नोट्स जैसे ही आओ वापिस, तो उसी नोट्स में से ही आपको पूरा पेपर मिलेगा। पूरा मतलब अपना एंटोमोलॉजी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, और वो नोट्स वैसे कुछ अलग नहीं है, बस ये क्लास के नोट्स है, उसी को थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी जिसने रेगुलर क्लासेस ले रखी है उसको वैसे ही उसकी ज़रूरत है नहीं नोट्स की।
तो नोट्स कंप्लीट पढ़ लोगे तो उसके बाद में आने के बाद आपका मेजर टेस्ट रहेगा, उस मेजर टेस्ट में फिर सब कुछ आएगा। अभी अपने लगभग कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इकोलॉजी का पार्ट बचेगा ना। इकोलॉजी 1 वीक चलेगी क्लासेज आने के बाद मेजर टेस्ट से पहले, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगी, वो भी आई। मेजर टेस्ट में तो मेजर मतलब मेजर होता है, हाँ हाँ, एंटो एंटो का कंप्लीट हो जाएगा निमेटोलॉजी। माइनर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। क्यों नहीं होगा? प्लांट फिजियो बायोटेक तो 20 क्लासेस का कोर्स है सारा ही, उसमें क्या है, हॉर्टिकल्चर है बस। हॉर्टिकल्चर की जिस दिन क्लासेस चलेगी तो डबल डबल चलेगी, फिर एक साथ ही हो जाएगा। हाँ 6 घंटे की तो ज़्यादा हो जाएगी, अपनी खत्म हो जाएगी ना तब तक, अपनी खत्म होती हॉर्टिकल्चर की चल जाएगी। हाँ तो निमेटो खत्म होती वो चालू कर दे। निमेटो 10 दिन की क्लास है तो भाई अपना सिलेबस तो देखो लास्ट है दिसंबर के भी पूरे नहीं, 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में बच्ची हुई क्लासेस चलती रहेगी आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पढ़ा था कल सिल्क वर्म के बारे में पढ़ा था। इंडोर आउटडोर मैंने आपको बताया था। रियरिंग के अपने देखें तो एक तो इंडोर रियरिंग होती है, एक आउटडोर रियरिंग होती है। ठीक है, इंडोर मतलब अपने रूम के अंदर अगर आप बाहर से लीव्स ला के फीड करवा रहे हैं, इंसेक्ट्स की रियरिंग रूम के अंदर कर रहे हैं, तो इसको इंडोर बोल रहे हैं। आउटडोर मतलब ऑन फील्ड, जहाँ पे अपने प्लांट लगे हुए हैं वहीं पर अगर आप जाकर सिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको आउटडोर बोलते हैं। तो टसर और मूंगा का आउटडोर रियरिंग होती है, और एरी और मलबेरी की कहाँ होती है, इंडोर होती है। उसके बाद में मेजर प्रोटीन दो मैंने आपको बताई थी, फिब्रोइन और अपने सेरिसिन। फिब्रोनिन की बात करिए 75% तक फिब्रोनिन होती है, और सेरिसिन होती है 25। सेरिसिन होती है वो एक्चुअली में क्या करती है, अपने गम का काम करती है, मतलब गम मतलब ग्लू का काम करती है, चिपकाने का काम करती है थ्रेड्स को। जो थ्रेड किसके बने हुए, फिब्रोनिन के बने हुए। उसके बाद में सिल्क की अगर बात करें, सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय लास्ट और फिफ्थ इंस्टार लार्वी थ्रो लेबियल सिलेवरी ग्लैंड। ये मैंने आपको बताया था कि जो लार्वा होता है, लार्वा का ही लास्ट इंस्टार यानी फिफ्थ इंस्टार होता है, वही क्या करता है, एक प्रकार से सिल्क सेक्रेशन करता है। सिल्क सेक्रेशन होता कहां से है, तो लेबियल सिलेवरी ग्लैंड से होता है। अब सिलेवरी ग्लैंड सिल्क सेक्रेशन कर रही है, तो सिलेवा सेक्रेशन का काम कौन करेगा, मैंडिबुलर ग्लैंड। ये आपने पढ़ा था कि सिल्कवर्म के अंदर मैंडिबुलर ग्लैंड ही क्या काम करती है, सिलेवा सेक्रेशन का काम करती है। फिर आता है लार्वल पीरियड की बात करें, इसकी 30 to 35 डेज होती है। मोस्टली ऑफ द स्पीसीज यूज फॉर सिल्क प्रोड्यूसिंग इज मल्टीवोल्टाइन। मल्टीवोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन मैंने आपको बताए थे। यूनिवोल्टाइन जो सिंगल जनरेशन कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पढ़ा था व्हाइट ग्रब, कातरा, यूनिवोल्टाइन होते हैं। बाईवोल्टाइन होते हैं कुछ ऐसे जो अपने एक ईयर के अंदर 2 जनरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। मल्टीवोल्टाइन होते हैं 2 से ज्यादा जनरेशन कंप्लीट करते हैं। तो जो अपने सिल्कवर्म बियरिंग करते हैं वो बेसिकली मल्टीवोल्टाइन स्पीसीज से ही की जाती है। उसके बाद में अगर बात करें, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है कि सिल्क प्रोडक्शन के अंदर, सेरिकल्चर के अंदर जो काम आती है, उसके अंदर एक स्टिफलिंग काम आती है। स्टिफलिंग का क्या होता है, स्टिफलिंग मतलब किलिंग ऑफ प्यूपा, यानी प्यूपा को किल करना, है ना। प्यूपा के अंदर जो इंसेक्ट है उसको किल कर देते हैं, तो वो कोकून के ऊपर सिर्फ क्या बचता है, सिल्क बचता है। उसको फिर अपने क्या करते हैं, डीगमिंग करते हैं। डीगमिंग क्या होती है, एक तो होता है रिलिंग, एक होता है डीगमिंग। रिलिंग करने के बाद में डीगमिंग करते हैं। रिलिंग कर लिया मतलब धागे को अलग कर लिया, थ्रेड है, धागा है, उसको अलग कर लिया। हाँ, उसके बाद में जो धागा चिपका रहता है उसको बाद में क्या करते हैं, अपनी डीगमिंग करते हैं, है ना। डीगमिंग में क्या करते हैं, सेरिन को अपने जो सेरिसिन प्रोटीन है इसको हटा देते हैं, तो उसके कारण वो थ्रेड होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग, उसको डीगमिंग बोलते हैं। उसके बाद में वेट ऑफ इंडियन सिल्क बेल, यानी एक जो सिल्क की गांठ होती है उसका वजन 50 kg होता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, 50 kg 50 किलो की होती है। जैसे एक कॉटन की बेल होती है, उसका वेट कितना होता है, कितना होता है, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भैया, तो क्या मतलब लगाओ, सही है तो बताओ, कॉटन का कितना होता है और जूट का कितना होता है। एक का 180, एक का 170। बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भैया, ऑनलाइन वाले सो गए, आ जाएगी।
मुकेश राव बोल रहा है 170 किसका होता है ये, कॉटन का या जूट का? ये 170 180 तो ठीक है, कॉटन का कौन सा है, जूट का कौन सा है? हाँ 170 कॉटन और 180 जूट, और सिल्क का अगर आपसे पूछे तो 50 kg। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है, आपको याद रखना है, अपने एक बेल का वेट होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिकनेस ऑफ रॉ सिल्क इज 14 डेनियर। अब ये डेनियर क्या है, इसकी थिकनेस मेजर करने की, थिकनेस मेजर करने की इकाई होती है डेनियर। 1 डेनियर इज इक्वल टू 9000 मीटर। 9000 मीटर धागा होता है, वो एक डेनियर के बराबर होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होना चाहिए, 14 डेनियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी यूनिट याद रखनी है इसकी। उसके बाद में अगर बात करें अपने नेक्स्ट, हाँ उसके बाद में अपने नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज आती है सिल्कवर्म की जो आपको याद रखनी है, जैसे पेब्रिन आती है, फ्लेचरी, ग्रेसरी, मस्कार्डिन। पेब्रिन प्रोटोजोआ से, फ्लेचरी बैक्टीरिया से, ग्रेसरी वायरस से, मस्कार्डिन फंगस से। पढ़ा था मस्कार्डिन तो अपने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, और उसके अलावा इसमें एक नेचुरल एनिमीज आता है, यूजी फ्लाई आती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यूजी फ्लाई किसका इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, तो ये एक प्रकार से सिल्कवर्म का होता है। ठीक है, एक्सोरिस्टिना सोर्बिलेस इसका साइंटिफिक नेम है। ये अटैक क्या करता है, लार्वा को अटैक करती है फ्लाई। ठीक है, और ये एंडो पैरासाइट होता है, लार्वा के अंदर पैरासाइट रहती है, यूजी फ्लाई बोलते हैं इसको। और इसके अलावा पेब्रिन ये प्रोटोजोआ से होता है, नोजेमा बोम्बिसिस इसका अपने साइंटिफिक नेम होता है। ये सभी स्टेज के अंदर होता है, इसका ट्रांसओवेरियल ट्रांसमिशन होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। और इसके लिए क्या करते हैं, मदर मोथ एग्जामिनेशन किसके लिए होता है, पेब्रिन डिजीज के लिए। मदर मोथ एग्जामिनेशन होता क्या है, मदर मोथ एग्जामिनेशन मतलब एग लेइंग से पहले डिजीज चेक की जाती है कि इंसेक्ट में डिजीज नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, मतलब एग से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये डिजीज जा सकती है। अगर मान लो कोई इंसेक्ट पेब्रिन डिजीज से इंफेक्टेड है, अगर उसने एग लेइंग की तो उन एग लेइंग से जो इंसेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर भी पेब्रिन डिजीज होगी। इसको बोलते हैं अपने ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन एग्स के थ्रू अपने ट्रांसमिट होती है उनको बोलते हैं ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन। और इसके लिए किया जाता है मदर मोथ एग्जामिनेशन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मदर मोथ एग्जामिनेशन कौन सी डिजीज के अपने से बचने के लिए किया जाता है, तो वो आता है पेब्रिन डिजीज से बचने के लिए। मदर मोथ एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ, मदर मोथ एग्जामिनेशन का कि जो एगलिंग आप करवा रहे हैं जिस इंसेक्ट से, वो डिजीज इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसओवेरियल ट्रांसमिशन आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट, इसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये याद रहना चाहिए, है ना। इसमें मदर मोथ एग्जामिनेशन भी लिख लेना। मदर मोथ एग्जामिनेशन should be done to prevent the transmission of पेब्रिन डिजीज। ठीक है, मदर मोथ एग्जामिनेशन शुड बी डन टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ पेब्रिन डिजीज इन नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा और लिख देना।
और कर लिया? अभी 7 दिन की छुट्टी है, उसके बाद क्लासेस है। फिर भी अपने देखे 15 दिन पढ़े अभी टेस्ट के, या 20 दिन पढ़े? 20 दिन पढ़े अभी, नेट 20 दिन है। 20 दिन बाद में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट कर लेना। मतलब उम्मीद करते हैं कि 20 में से 19 क्वेश्चन सही हो जाए। हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो नहीं होगा। हाँ, इसलिए अब तो तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, जो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लोगे तुम। मैं तो ऐसे बोलता हूँ पूरे साल पढ़ो, पढ़ता कौन है? हैं? सर का इतना कहना थोड़ी मानते बच्चे। मानते हो? मानते हैं तभी 20 में से 19 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए फिर। तो कुल मिला के आप 20 दिन में वो नोट्स तो कवर कर ही लोगे एक बार, एक ज़्यादा नहीं तो एक बार उसकी ढंग से रीडिंग लगा लेना। अब वो रीडिंग लगाने के लिए ऐसा है कि जिसकी क्लासेस ली हुई है उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो तो फास्ट कर लेगा थोड़ा सा। जिसने क्लासेस नहीं ले रखी उसको थोड़ा सा उसको पढ़ने में टाइम लग सकता है। हाँ, लिखने का टाइम बच जाएगा, इतना है कि आपको पुराना मैटर लिखने का टाइम बच जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े सब कुछ हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा लेंथी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपको समझने के हिसाब से ठीक रहेगी। बाकी तो शॉर्ट है, वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है ना, जो क्लास के शॉर्ट नोट है इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है कुछ, तो ऐसा भी मिलेगा, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे है, जैसे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट अपने बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें लिखी थी इंसेक्ट्स के बारे में, हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ी शॉर्ट में मिल जाए, थोड़ी अच्छी तरीके से मिल जाए, तो नोट्स के अंदर आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए उनको ढंग से पढ़ना है आपको। तो इसका रिजल्ट देखेंगे, फिर नोट्स का रिजल्ट मिलेगा लास्ट में, कब? हाँ, तब कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर नोट्स वापस ले लिए जाएंगे, फिर ऑनलाइन वाले बच्चों को दिए जाएंगे आपके नोट्स ही। ऐसे ही होता है। वो नोट सिर्फ इसलिए दिए जा रहा है कि ऑफलाइन वाले बच्चों को चेक करने के लिए वास्तव में पढ़ भी रहे हैं कि ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर अच्छा रिजल्ट रहा ऑफलाइन के बच्चों का तो ठीक है, अगर बुरा रहा तो वो नोट्स ऑनलाइन वालों को जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको पढ़ना है ढंग से, थ्योरेटिकल नोट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। चलो, लेकिन से हाँ, वो नोट्स किस में से बने हुए हैं? तो क्लास में से। हाँ, पढ़ते नहीं है ना, समस्या वो है। अपने मिलने को तो एक्सरसाइज शीट कब से मिली हुई है, लेकिन कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा, वो समस्या है। इसलिए अभी ऐसा मतलब हाँ हाँ, वही 2-4 बच्चों ने कर रखी होगी, लेकिन बाकी ने एक्सरसाइज शीट में कुछ कर ही नहीं रखा है, एजीटीज पड़ी है। अब एक्सरसाइज शीट दी है वो भी वैसी पड़ी है, वो थ्योरी के नोट्स दे देंगे वो भी वैसे ही पड़े रहेंगे, और यूज तो होगा नहीं उसका। इसलिए अभी चेक करने के लिए है कि बच्चे छुट्टियों पे जा रहे हैं तो कुछ पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो वो मेजर टेस्ट में पता चलेगा। बिल्कुल, वो तो ये शीट ये तो चेक ही तो हो रही है, डेली देखता हूँ मैं, तो कोई दिखाता ही नहीं। हाँ, तो ये तो है, और क्या है। तो और वो नोट्स तो आप पढ़ो नहीं पढ़ो, आपके ऊपर है, कोचिंग का काम उनको देना है। लेकिन वो है कि जब टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि नोट्स पढ़े या नहीं पढ़े।
हाँ हाँ, यूजी फ्लाई। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बढ़े लेक इंसेक्ट, लेक इंसेक्ट की बात करें तो ये भी एक बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है। कौन से ऑर्डर का होता है? हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है। ये सेप्सकिंग इंसेक्ट होता है, सेप्स करके अपने न्यूट्रिएंट लेता है। और इसके होस्ट प्लांट की बात करें तो इसके होस्ट प्लांट 2-3 इंपॉर्टेंट होस्ट प्लांट है इसकी। वैसे तो ये लगभग अभी तक 27 होस्ट प्लांट इसके रिपोर्ट कर लिए गए, लेकिन इसके अलावा मेजर अगर देखें तो बेर है, प्लास है, कुसुम है। ये इंपॉर्टेंट इसके क्या है, होस्ट प्लांट होते हैं। ठीक है। और इसमें भी अगर बात करें सबसे ज्यादा जो लेक प्रोडक्शन हो रहा है कुसुम के प्लांट पे हो रहा है, और सबसे अपने अच्छी क्वालिटी का लेक होता है वो भी अपने कहाँ से मिलता है? कुसुम के प्लांट से ही मिलता है। कुसुम का प्लांट अपने यहाँ पर नहीं होता। जैसे अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा लेक प्रोडक्शन होता है वो अपने झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर होता है ना। फर्स्ट पोजीशन झारखंड की है, सेकंड छत्तीसगढ़ की। और अपने इंडिया वैसे वर्ल्ड वाइड देखे तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है लाख का। कंजप्शन भी इंडिया में होता है, प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है। सिल्क की बात करें तो कंजप्शन तो इंडिया में होता है लेकिन प्रोडक्शन चाइना में होता है। और हनी की बात करें तो हनी के अंदर तो अपने 8th पोजीशन पे है, तो अभी थोड़ा और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। फैमिली की बात करें तो इसकी लेक्सीफेरेडी फैमिली होती है, हेमिप्टेरा ऑर्डर है। साइंटिफिक नेम लेक्सीफेरा लाका, एक एरिया लाका इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसकी दो स्ट्रेन आती है, कुसुमी और रंगीनी, यानी दो स्ट्रेन आती है। दो स्ट्रेन है जो अलग अलग प्लांट के ऊपर रियरिंग होती है इसकी। कुसुमी नाम पड़ा क्योंकि कुसुम के प्लांट के ऊपर रियरिंग होती है, ओनली कुसुम के प्लांट पे रियर होती है और कहीं भी रियरिंग नहीं हो सकती इसकी। लेकिन रंगीनी की बात करें तो रंगीनी एक प्रकार से बहुत सारे प्लांट के ऊपर रियरिंग हो सकती है इसकी। बेर पे हो सकती है, प्लास पे हो सकती है, पीपल पे हो सकती है, बरगद पे हो सकती है, शीशम पे हो सकती है ना, फ्लेमेजिया पे हो सकती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर क्या कर सकते हैं अपने पिजन पी पे भी हो सकती है, अरर के ऊपर भी हो सकती है। लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन अगर देखें तो बेर से ही लिया जाता है ज्यादा। क्या वो आगे वो अपने क्रॉप पढ़ते ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती है उसके अंदर पढ़ेंगे। वो कुसुमी और रंगीनी की तो दो ही स्ट्रेन होती है, कुसुमी और रंगीनी। बस इसमें है कि कुसुमी स्ट्रेन होती है ना, इसकी लाइफ साइकिल 6 मंथ की होती है ना। और इसकी रंगीनी की जो होती है ना लाइफ साइकिल, वो एक 4 मंथ की होती है, एक 8 मंथ की होती है। पूरे साल के अंदर 2 बार ये अपने इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, या बोल सकते हैं 2 लाइफ साइकिल आती है। लेक इंसेक्ट होता है वो बाई वोल्टाइन होता है। बाई वोल्टाइन का मतलब अपने, हाँ, एक साल के अंदर 2 बार रिप्रोडक्शन करता है, 2 जनरेशन कंप्लीट होती है इसकी। इसकी जनरेशन होती है या इसकी लाइफ साइकिल होती है 6 मंथ की होती है। एक बार 6 मंथ हो गए फिर वो कंप्लीट, फिर 12 महीने के बाद में बचे हुए 6 मंथ में एक लाइफ साइकिल और कंप्लीट कर लेता है। मतलब इसकी साल के अंदर 2 खेती ली जाती है। इसकी भी 2 ही खेती ली जाएगी, लेकिन इसकी एक खेती होगी वो 4 महीने की होगी और दूसरी कितनी होगी, 8 महीने की होगी। वो आगे पढ़ेंगे अपने, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी अपने इतना याद रखो कि कुसुमी और रंगीनी 2 स्ट्रेन होती है किसकी, लेक इंसेक्ट की। उसके बाद में अगर इसके होस्ट प्लांट की बात करें तो बेर का प्लांट होता है। अब बेर है, प्लास है, इन ये दोनों के ऊपर तो क्या कर सकते हैं अपने, रंगीनी को अपने रियरिंग कर सकते हैं या रंगीनी जो लेक है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कुसुमी का करना है तो फिर आपको कुसुम का प्लांट ही चाहिए, है ना। कुसुमी स्ट्रेन ओनली कुसुम के प्लांट पर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, कुसुम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और बेस्ट क्वालिटी की लाख होती है, वो अपने बात की थी, कहां से प्राप्त होती है अपने को, कुसुम के प्लांट से ही प्राप्त होती है। सबसे अच्छी लाख मिलती है कुसुम के प्लांट से। कुसुम का प्लांट अपने यहां पर नहीं होता, वो सिर्फ झारखंड छत्तीसगढ़ उधर ही होता है। लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया था कहाँ है, रांची, झारखंड के अंदर। नाम बताओ देखिए उसका। हाँ बोलो, नेशनल या इंडियन? हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट नेचुरल रेजिन एंड गम। हाँ, पहले इसका नाम क्या था, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसको बदल के चेंज कर दिया इसको। अभी इसका नाम है वो IINRG रांची झारखंड। लेकिन याद रह गया ना बाद में।
नोट कर लिया? लाख देखा तो है ना सबने, देखी हुई? ये भी एक प्रकार से पेस्ट ही है वैसे तो, लेकिन वो है कि अगर आप स्पेशली लेक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ठीक है। मान लो आपने और चार्ट लगा रखा है बेर का, उसके ऊपर लेक इंसेक्ट लग गया तो फिर वो पेस्ट हो जाएगा, फिर वो आपके बहुत इकोनॉमिक लॉस करेगा, पूरे प्लांट को सुखा देता है अगर ये ज्यादा इन्फेस्टेशन हो जाता है इसका। तो ये अपने दिखने को मिल जाएगा आपको, प्लास के पेड़ पे मिलेगा, पीपल के पेड़ पे मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट सब लिखवा रखे क्या मैंने आपको, या नहीं लिखवाई? बहुत सारे लिखवा रखे, नोट्स में मिल जाएंगे फिर, अब तो पढ़ लेना। ये इंस्टीट्यूट थोड़ी है। फिर बोलेगा किसने पढ़ाया, कि कुलदीप सर ने पढ़ाया। ये इतनी मोटी बुक कौन पढ़ रहा है? इतनी मोटी किताब सर ये तो कुछ भी नहीं है, इस मोटी बुक के एसआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ मतलब जेआरएफ के लिए। कौन कर रहा है तैयारी? सच में? सर मेरी शक्ल देख के विश्वास नहीं होता। नहीं, बुक देख के विश्वास नहीं हो रहा। बुक देख के घबरा गए तो फिर कहाँ तैयारी करेंगे? तो अच्छी क्यों नहीं बुक? तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो तो पहले सजेशन पूछ के ही मंगवाया करो। तो इतनी मोटी बुक क्यों मंगवाते हो पहले ही? तैयारी करनी है तो बताइए, इसे फालतू सब कुछ बेसिक नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर एंटो का थोड़ा सा है बस पार्ट, थोड़ा सा ही है उसमें। हाँ बेसिक क्लियर हो जाए। ऐसी बुक एंटो की नहीं। क्योंकि उसके लिए फिर आपको जो भी बुक है वो ऑथेंटिक बुक्स है सब, वो पढ़नी पड़ेगी। एंटो का तो बेसिक यही है जो पढ़ लिया। वो थ्योरी के नोट्स आपको मिलेंगे, वो अगर आपने पढ़ लिए तो आप कोई भी एग्जाम दे लेना चाहिए, जीआरएफ को छोड़ के। ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम दे लेना, उसमें आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ सब, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो मन करे वो दे लेना, ठीक है ना। हाँ AO AA जो भी देना दे लेना, बस वो नोट्स पढ़ने हैं आप। वो जिस दिन याद हो गए ना उस दिन समझ लेना तुम मास्टर हो गए एंटोमोलॉजी के, ठीक है।
लेग सेक्रेटेड ओनली बाय फीमेल इंसेक्ट, यानी लेग सेक्रेशन होता है वो ओनली फीमेल इंसेक्ट ही सीक्रेट करती है। कारण कि मेल इंसेक्ट की लाइफ साइकिल ओनली 3 डेज की होती है, 3 डेज की ही होती है। 3 डेज में वो इमर्ज होता है और अपने रिप्रोडक्शन करने के बाद में मर जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद में ओनली फीमेल्स होती है, फीमेल ही सिर्फ और सिर्फ लेग सेक्रेशन का काम करती है। फीमेल की लाइफ साइकिल उनकी स्ट्रेन पे डिपेंड करती है। जैसे अपने पढ़ा था, कुसुमी स्ट्रेन होगी तो 6 मंथ की लाइफ साइकिल होगी, रंगीनी स्ट्रेन होगी तो एक 4 मंथ की लाइफ साइकिल होगी, एक 8 मंथ की लाइफ साइकिल होगी टोटल 1 ईयर। 1 ईयर में अगर देखें 2 जनरेशन कंप्लीट हो जाती है इसकी, है ना। और इसके अंदर अगर बात करें लेग सेक्रेशन, अब जो लेग आता है इसके अंदर क्या होता है, रेजिन होता है। क्या होता है, रेजिन। रेजिन की अगर बात करें 68% तक होता है लाख के अंदर, ठीक है। और लाख की अगर बात करें तो लाख कहां से सीक्रेट होता है, फीमेल्स के अंदर भी बात करें वो रेजिन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। रेजिन ग्लैंड कहां होती है, तो रेजिन ग्लैंड लेग इंसेक्ट की पूरी बॉडी के अंदर ही होती है, बॉडी के हर पार्ट में, यानी सिर्फ माउथ पार्ट्स, एनस पार्ट और स्पाइरेकल्स, इनको छोड़ के बाकी पूरी बॉडी के अंदर रेजिन ग्लैंड्स होती है। और वहां से वो क्या करती है, लेग सेक्रेशन करती है। लेग सेक्रेशन जब वो करती है बिल्कुल लिक्विड होती है, लेकिन जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आती है तो वहां वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। लेग सेक्रेशन बेसिकली इंसेक्ट्स ओनली अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि इस इंसेक्ट की नेचर होती है कि ये इंसेक्ट एक बार अपने माउथ पार्ट्स होस्ट के प्लांट में होस्ट प्लांट के अंदर डाल दिए जिस पार्ट में, वहां से फिर ये हटता नहीं है। पूरी 6 मंथ या 4 मंथ या 8 मंथ की जो भी इसकी लाइफ साइकिल होती है वो उसी जगह पर कंप्लीट करनी होती है इसको। अब इसको पता है कि मैंने माउथ पार्ट्स डाली है, यहीं से मेरे को फूड लेना है, पूरी उम्र यहीं बैठा रहना है, तो कुछ सुरक्षा के लिए आवरण चाहिए ऊपर, और वो सुरक्षा आवरण बनाने के लिए वो रेजिन सीक्रेट करता है, उसी को अपने लाख बोल रहे हैं। वो हवा के कांटेक्ट में आकर हार्ड हो जाता है और उसके ऊपर हार्ड कोटिंग बन जाती है, ठीक है। और उसी के अंदर वो फीमेल मेच्योर होकर एग लेइंग करती है, और वहीं से फिर क्या होते हैं, निम्फ प्रोड्यूस होते हैं और वो वापस उस लाख की आउटर कवरिंग को तोड़ के बाहर आ जाते हैं, है ना। तो इसमें रेजिन होता है। रेजिन ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, तो ये इंसेक्ट्स की बॉडी के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, एनस, माउथ पार्ट्स और स्पाइरिकल्स को छोड़कर। 2 जनरेशन कंप्लीट होती है। इसके अंदर भी इंसेक्ट के अंदर ओवोविविपेरिटी देखने को मिलती है, जैसे एफिड में था। ओवोविविपेरिटी मतलब एग लेइंग तो नहीं होती, लेकिन एग्स बनते जरूर है। एग्स तो बनते हैं, लेकिन एग्स की एचिंग फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो जाती है। डायरेक्ट बर्थ होता है वो किसका होता है, नीम्फ का होता है ना। और उसके बाद में अगर बात करें नेचुरल एनिमीज की, तो इसके नेचुरल एनिमीज होते हैं व्हाइट मॉथ, ब्लैक मॉथ और ग्रीन लेसविंग बग। साइंटिफिक नेम तीनों के याद रखने, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें यूब्लेमा, होलोकोसेरा और अपने क्राइजोपा, ये तीनों इसके प्रीडेटर्स होते हैं, यानी इसको फीड करते हैं। किसको, लाख को भी फीड करते हैं और इस इंसेक्ट को भी फीड करते हैं। ये जो ऊपर के दोनों ब्लैक मॉथ और व्हाइट मॉथ है ये तो लाख खाते हैं, और ये जो नीचे क्राइजोपरला ये क्या करता है, इंसेक्ट को ही खा जाता है ना, क्योंकि ये फीड का प्रीडेटर होता है ना, तो वो भी ये फीड के जैसा इंसेक्ट है तो उसको भी ये खा जाता है। ये यहां से नोट कर लो। तो कल आप लोग ये एंटोमोलॉजी की बेनिफिशियल इंसेक्ट तक कंप्लीट करके लाना शीट। आपने मॉर्फोलॉजी टेक्सोनॉमी को सोल्व नहीं किया पीछे, क्लासेस नहीं लगाई, तभी क्लासेस तो लगती रहेगी, वो नोट्स पढ़ना और उसमें से इसको सॉल्व कर लेना। जो नहीं समझ में आए उसकी क्लासेस देख लेना, सभी क्लासेस देखना जरूरी नहीं है। जो पार्ट आपको लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक की क्लासेस देख लेना, और बाकी थ्योरी अच्छे से पढ़ना उसको, तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इंसेक्ट टेस्ट है उसमें तो कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, वो तो याद करने की है, साइंटिफिक नेम याद करने और इनके कुछ की सिम्टम्स है वो आपको याद करने, और वो आपको नोट्स के अंदर चार्ट फॉर्म में मिल जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे और ज़्यादा।
ऑनलाइन तो भैया ऑलरेडी सब क्लासेस पड़ी हुई है ना, ऑनलाइन है, नोट्स की जरूरत नहीं है आपको, वो नोट्स कोई अलग नहीं है, मैंने क्या बोला, इसी क्लास की नोट्स है वो, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चों को नोट्स की अभी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो अपना क्लास देखे, नोट्स बनाए, उसी को पढ़ के पेपर दे देना। ऑफलाइन में समस्या इसलिए है कि ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, इन्होंने क्लासेस कंप्लीट नहीं की है, इसलिए इनको दिया जा रहा है कुछ पढ़ने का मैटर दिवाली पे। नोट कर लिया। चलो उसके बाद में अगर बात करें लाख की बात करें, अभी मैंने लाख बताया आपको किस टाइप का होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर अपने जो ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज पे किस प्रकार से लेके इंसेक्ट, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर देखें, ये जो इंसेक्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, मेल इंसेक्ट है ना, और फीमेल होती है, फीमेल बेसिकली इस शेप की होती है, राउंड शेप की होती है ना थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर मेल इंसेक्ट होगा, उसके अंदर विंग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। फीमेल्स होती है विंगलेस होती है, फीमेल के अंदर विंग्स नहीं होते, क्योंकि फीमेल को कहीं जाना ही नहीं होता है ना, उसने एक बार अपने माउथ पार्ट्स डाल दिए वो वहीं रहती है, ठीक है। मेल इंसेक्ट होता है, ये इमर्ज होने के बाद में, यानी निम्फ से अडल्ट बनने के बाद में 3 दिन तक रहता है, 3 दिन के बाद में मर जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद में ये फीमेल्स होती है, ये क्या करती है, अपने क्रोल करते हुए ब्रांचेस पे, जो नई ब्रांचेस है स्कुलेंट यानी सॉफ्ट ब्रांच होती है, वहां पर जाकर अपने माउथ पार्ट्स डालती है और वहां पर चिपक के बैठ जाती है। उसके बाद में ये धीरे धीरे रेजिन सिक्रेट करना स्टार्ट करती है, किसके, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और धीरे धीरे एक टाइम आता है कि उस पूरी टहनी के ऊपर इस प्रकार से मोटी पपड़ी अपने को लाग के दिखाई देने लगती है ना। ये वास्तव में अपने इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर फीमेल्स है। अब वो फीमेल क्या कर रही है, साथ में तो अपने रेजिन सिक्रेट कर रही है और साथ में क्या कर रही है, वो यहाँ पर अपने निम्फ भी प्रोड्यूस कर रही है अंदर। अब वो निम्फ जैसे ही मैच्योर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, तब अपने समझ जाते हैं कि क्रॉप मैच्योर हो गई है, अब इसको काट लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, निशानी क्या होती है, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, बीच बीच में ऑरेंज कलर के धब्बे बनने लग जाते हैं। इस प्रकार के धब्बे बन रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि लाख पककर तैयार हो चुकी है, पककर तैयार हो चुकी है, मतलब इसमें से अब इंसेक्ट, नए इंसेक्ट जो बने हैं वो यहां से बाहर आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फीमेल्स थी, उसने बच्चे दिए थे, अब वो बच्चे यहां से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इससे पहले पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस लाख को काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां से ये बच्चे निकल के बाहर चले गए सब, तो अपने कुछ नहीं, लाख हाथ लगेगी, बाकी वो इंसेक्ट सब चले जाएंगे, आप नई खेती नहीं कर पाएंगे, नई जनरेशन नहीं ला पाएंगे। नई जनरेशन लानी है तो इसको पकड़, ये जब स्पोर्ट्स बन जाते हैं, ये 10 दिन पहले बनते हैं इन इंसेक्ट के बाहर निकलने से, तब आप इसको कट कर लेंगे, टहनी को कट कर लिया, कट करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उन टुकड़ों को एक बंडल बना लेंगे, इस पेंसिल के शेप के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उसको एक बंडल बना लिया। उन बंडल्स को नए प्लांट के ऊपर, जो भी होस्ट प्लांट पे आप उसकी नई जनरेशन लाना चाहते हैं, उस होस्ट प्लांट के ऊपर जो सॉफ्ट ब्रांचेस है वहां पर उसको बांध देंगे। फिर क्या होगा, इनमें से वो इंसेक्ट निकलेंगे, जो नए इंसेक्ट है, इस प्रकार से छोटे छोटे से इंसेक्ट निकलेंगे, और ये इंसेक्ट निकल के और नई ब्रांचेस पर धीरे धीरे क्रॉल करके वहां पर जाकर सेट हो जाएंगे, वहां सेट होके अपने माउथ पार्ट्स डालेंगे और नई जनरेशन चालू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लाख कई टाइप की होती है, जैसे ब्रूड लेक होती है ना, अपने एरी लेक होती है, इसी प्रकार से सीड लेक होती है, सेल लेक होती है ना, और स्टिक लेक होती है, अलग अलग टाइप की लाख होती है। अगर इसको कच्ची लाख को आप तोड़ रहे हो, कच्ची मतलब पक्की नहीं है, अभी तक है ही नहीं, स्पॉट वगैरह कुछ बने ही नहीं है,
पहले ही अगर आपने इसको काट लिया तो उसको क्या बोलते हैं, एरीलाक बोलते हैं, एरीलेक बोलते हैं, एरीलेक कच्ची। अगर आपने लाख पूरी पक चुकी है, जिसके अंदर बच्चे बन चुके हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपने इस स्टेज के ऊपर अगर इसको काटा है तो उसको बोलते हैं ब्रूड लेग। ब्रूड मतलब जिसके अंदर बच्चे होंगे, जो कि नई जनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि नई जनरेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसको ब्रूड लेग बोलते हैं। और ब्रूड लेग ही हमेशा आगे नई जनरेशन में एज ए सीड काम आती है ना, नई जनरेशन में अपने इनोकुलेट करने के लिए ब्रूड लेग का ही यूज होता है। उसके बाद में अगर ब्रूड लेग पे आपने कटिंग नहीं की तो फिर वो मेच्योर लेक होती है, जिसको अपने स्टिक लेक बोल देते हैं। जबकि इंसेक्ट निकल के जा चुके होते हैं, आपके पास सिर्फ सूखी हुई लाख बची है, उसको आप क्या कर लेते हैं, कट करके और चाकू से उतार के मार्केट में बेचते हैं। जब उसको चाकू से अलग कर लेते हैं, अपने इसे टैनी से चाकू द्वारा अलग कर लेते हैं, तो जो अपने पास लाख आती है उसको वॉश करने के बाद में जो लेक होती है उसको बोलते हैं शीड लेक। क्या बोलते हैं उसको, शीड लेक। उस शीड लेक को अगर आप गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में उसको लिक्विड फॉर्म में बना लेते हैं, या अपने चपड़ा के रूप में, मतलब हार्ड अपने पपड़ी की तरह अगर उसको बना लेते हैं, तो उसको सेल लेक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेल लेक बोलते हैं। उसके बाद में अगर आपने ये लाख इनोकुलेट की नई होस्ट के ऊपर, और वहां इनोकुलेट करने के बाद में जो आपने बंडल बांधा था, उस बंडल में से जो इंसेक्ट निकल के प्लांट के ऊपर बैठ गए, अब उस बंडल के अंदर खाली लाख बची है, उसको क्या बोलते हैं, फूंकी लाख बोलते हैं, उसको फूंकी बोलते हैं, है ना। तो फूंकी उसको हटाना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि जो आपने बंडल बांधा उसमें से इंसेक्ट्स निकल के नए प्लांट में बैठ गए, अब वो जो खाली लाख बची हुई, हो सकता है उसमें कुछ प्रीडेटर्स भी हो, इसलिए उसको टाइम से हटाना जरूरी होता है। वो 21 दिन के बाद में हटा देते हैं उसको, ठीक है। तो फूंकी हटाना बोलते हैं उसको, फूंकी रिमूव कर देते हैं उसको, वहां से हटा देते हैं, और जो नई लाख है उसका प्रोडक्शन चलता रहता है। तो इसकी कैसे आगे खेती होती है, कितनी जनरेशन होती है, वो अपने कल की क्लास में आगे कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो कल आप ये अपने सिल्कवर्म और हनी बी दोनों के एक्सरसाइज शीट सॉल्व करके लाना, और आईपीएम तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए सबका।